हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस प्रकाश क्लासेस। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं मोशन। ये 9th क्लास के लिए है। आप हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर मोशन। अब इस चैप्टर को समझने से पहले हमें ना दो बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। वो दो बातें क्या है? तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट डू मीन बाय मोशन, बहुत ही बेसिक बातें हैं। और दूसरा बात समझना पड़ेगा कि व्हाट डू मीन बाय रेस्ट, है ना, आखिर रेस्ट क्या होता है। ये दो बात अगर हम समझ जाएंगे, है ना, अगर इन दोनों टर्म्स को हम समझ जाएंगे तो हम फर्दर आगे के चैप्टर को हम और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम गौर करते हैं मोशन को। तो यहाँ पे अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, है ना, ये लिखा हुआ हमारा डिफिनीशन है कि इफ़ अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, है ना, इफ इट चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है ना, सॉरी आई मीन एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, हम तभी कह सकते हैं जब अपना पोजीशन लगातार चेंज करता जाए, है ना, विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। हम एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये कार है जो अभी ए पे है ना, और 5 सेकंड के बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये अपना पोजीशन लगातार चेंज करते हुए कहाँ पे चला गया, बी पे चला गया। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई, ये कार हमारा मोशन में है। ठीक, तो क्या बस इतना ही सही चला जाएगा, इतना ही सही काम चल जाएगा? नहीं नहीं, हमें कुछ और बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या है? तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं डिफिनीशन में खास तौर पे कि लिखा हुआ है कि हमें लेना पड़ेगा एक रेफरेंस पॉइंट। अब भाई रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? तो रेफरेंस पॉइंट हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। इसी के लिहाज से हमें देखना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से ही देखना पड़ेगा कि जिस आप ऑब्जेक्ट को ले रहे हो वो हमारा मोशन में है या फिर रेस्ट में है। अगर ये अपना पोजीशन इसके लिहाज से, रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, है ना, अगर ये अपना पोजीशन चेंज करते रहेगा तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये मोशन में है। अगर नहीं चेंज करेगा तो हम बोलेंगे कि रेस्ट में है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि चलो ठीक है, आप रेफरेंस पॉइंट बोल दिए, तो रेफरेंस पॉइंट बोल दिए तो रेफरेंस पॉइंट किसको हम लेंगे, है ना, और क्यों हम उसी को लेंगे? तो रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, है ना, जो कि मूव ना करें। एग्जाम्पल के तौर पे अब इस ट्री को हम लेते हैं या इस हाउस को लेते हैं। इस तरह की चीज़ों को हम लोग रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लेंगे। हम इसके बदले हम कोई बिजली का खंभा भी ले सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें, कोई टावर हम ले सकते हैं, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो अपने जगह से हिले डुले ना, वहीं पे खड़ा रहे, तो उसे हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के तौर पे हम लेते हैं, एज ए रेफरेंस पॉइंट के तौर पे हम लेते हैं। फिर से हम इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि यही कार है ना, इस स्टेशनरी पॉइंट के तौर पे हम सपोज डेट इस ट्री को लिए, तो इस ट्री से सपोज डेट ये 5 मीटर की दूरी पे है। हम कुछ सेकंड बाद देख रहे हैं तो हो सकता है 50 मीटर की दूरी पे हो। तो ये अपना पोजीशन लगातार चेंज करते रह रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ ये कार हमारा मोशन में है। अगर यही कार अभी यहीं पे है और 5 सेकंड बाद भी या 10 सेकंड बाद भी हम देख रहे हैं कि अभी भी यहीं पे है ना, 5 मीटर की दूरी पे ही है, तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये हमारा कार मोशन में न होके ये हमारा रेस्ट में है। ओके, अब यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है, इस बात पे डिपेंड करेगी कि आप स्टेशनरी ऑब्जेक्ट किसे लेते हैं। जैसे अब इसी कार पे सपोज 2 पैसेंजर बैठे हुए हैं, ठीक है, इसी कार पे 2 पैसेंजर बैठे हुए, एक सपोज डेट यहाँ पे है पीछे बैठा हुआ और एक हमारा ड्राइवर है। हो सकता है कि ये जो पैसेंजर और ड्राइवर है ये मोशन में हो, क्योंकि कार भाई मूव कर रही है तो ये मोशन में रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस पेड़ और इस बिल्डिंग के लिहाज से ये अपना पोजीशन लगातार चेंज करते रह रहा है। तो हाँ ये भाई मोशन में, क्योंकि पहले यहाँ पे थे, अब ये दोनों के दोनों यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हाँ भाई ये मोशन में है। लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम देखें तो अभी भी उतना ही दूरी है उन दोनों के बीच में जितना कि पहले था, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं भाई ये दोनों रेस्ट में भी है ना। तो ये डिपेंड करता है आप किस नज़रिया से देखना चाहते हो। आप दूसरे नज़रिया से और भी देख सकते हो। जैसे अब यहाँ पे एक आदमी, सपोजिट हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं कि कोई आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है ना, कोई आदमी यहाँ पे आराम से बैठा हुआ है या खड़ा भी है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा आदमी है ये सड़क के किनारे बैठा हुआ है।
तो हम अगर इस बिल्डिंग या इस पेड़ के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये आदमी रेस्ट में है, क्योंकि अपना ये पोजीशन लगातार ना चेंज कर रहा है अभी, ना कुछ देर बाद चेंज करेगा, है ना। लेकिन अगर इस कार के रिस्पेक्ट में देखा जाए तब तो ये मोशन में है ना, क्योंकि कार के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन लगातार चेंज करते रह रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, ये जो आदमी है हमारा ये रेस्ट में ना होके मोशन में है। क्यों? क्योंकि अपना पोजीशन ये कार के रिस्पेक्ट में हमेशा चेंज करते जा रहा है। आप इमेजिन करके तो देखो कि जो आदमी जो बंदा इस कार में बैठा हुआ होगा वो भी तो देखेगा कि ये आदमी पीछे की ओर जा रहा है। आप ये तो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप कार में या किसी भी गाड़ी में बैठे हुए हो तो अपने अगल बगल के लगता है कि ये पेड़ सारे के पेड़ पीछे जा रहे हैं। तो आई मीन अब इस कार के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो भाई ये पेड़ भी मोशन में है, ये आदमी भी मोशन में है। लेकिन अगर ये तीनों के एक तीसरे के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो तीनों के तीनों रेस्ट में है। ठीक, तो ये आई थिंक अब आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब इसी तरह से आप बचपन में कोई क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा होगा। नॉर्मली तौर पे ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई मीन कोई घर में कोई रिलेटिव आ जाएंगे और आएंगे स्टाइल मारते हुए इस तरह से पूछेंगे कि भाई ये बताओ, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और बोलेंगे कि बताओ। आई मीन सबके साथ नहीं होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से और कि बताओ ये लाइन ना ये लंबा है या छोटा है, आई मीन लॉन्ग है या शॉर्ट है। अगर आप बोलोगे लंबा है तो सामने वाला बोलेगा छोटा है, अगर आप छोटा बोलोगे तो सामने वाला बोलेगा लंबा है ना। तो कहने का मतलब ये कुछ भी है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। तो हम बोलेंगे कि भाई इस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये लाइन बड़ा है ना। अगर इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये लाइन छोटा है। तो डिपेंड करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में इस लाइन को कंसिडर करते हो। ओके, चलिए अब आई मीन ये चैप्टर से रिलेटेड ये बातें हैं नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, उसके मूवमेंट को अगर हमें देखना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मूवमेंट को देख ही लो। इट्स नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट होते हैं दोस्तों ना जो कि हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। अगर मान के चलो कि अगर मूवमेंट फास्ट हो रही है तो आप रिकॉग्नाइज कर लोगे कि हाँ भाई ये बड़ी मोशन में है। लेकिन अगर मूवमेंट ही बहुत ज़्यादा स्लो हो तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। जैसे पिछला एग्जाम्पल को अगर हम लेकर चलें तो ये अगर ये कार मूव कर रही थी तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई कार वाज इन मोशन। हाँ, हम बार बार ये हम बोलते नहीं चलेंगे कि हाँ भाई इसके रिस्पेक्ट में उसके रिस्पेक्ट में, वो आप खुद ही अब समझ लेना। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हाँ भाई कार मोशन में है। या और भी यहाँ पे एग्जाम्पल है ना, जैसे बुलेट ट्रेन है, बहुत फास्ट चलती है, बहुत ज़्यादा। अब तो इंडिया में भी आने वाली है ना, गुजरात से महाराष्ट्र तक, अहमदाबाद से शायद मुंबई वगैरह तक है। अब ये तो मुझे क्लियर भी है नहीं, लेकिन आने वाली है। ठीक है, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखो तब तक आ भी जाए, आई मीन कुछ सालों बाद। तो इसको हम रिकॉग्नाइज आराम से कर सकते हैं। अब ये कार है, ये मोशन में है, हम इसे भी देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मूवमेंट तो करती है लेकिन हम उससे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। भाई क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो होती है। जैसे अब आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि जो कोई भी पेड़ पौधा है ये ना, अगर बाई तो इधर की ओर सन है और इधर से लाइट आ रही है, ठीक है, इधर से लाइट आ रही है। अब आई मीन मुझे सन बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो इसके लिए ज़्यादा आप मतलब दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। सपोज ये हमारा सन है, अगर ये हमारा पौधा है तो ये होता क्या है कि इसका मूवमेंट इस तरह से होता है, ये ना ये सन की तरफ झुक जाता है। लेकिन अगर आप लगातार इस पर टकटकी लगा के इस पौधे को देखोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है। अब आप बोलो कि अरे यार क्या अभी इस तरह का एग्जाम्पल बता रहे हो जिसे हम मतलब अब क्या कितना ज़्यादा में देखने जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, आप एक और मतलब इस तरह से आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे ये हो गया हमारा घड़ी। अब घड़ी की सेकंड वाली सुई को तो आप ऑब्जर्व कर लोगे कि हाँ भाई ये हमारा मोशन में है, लेकिन मिनट वाली सुई है ना, ये आवर वाली सुई यानी घंटे वाली सुई, अब इसे तो आप देख करके नहीं बता सकते हो कि मोशन में है, लेकिन आपको ही पता है, हमें भी पता है कि भाई ये मोशन में है, लेकिन इसे हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्लो है कि इसे हम अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल में ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है ना, आप यहाँ से देख सकते हो। और हाँ, अगर आपको जो ये वीडियो बना रही है इसकी अगर PDF की आपको ज़रूरत पड़ रही है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओ और सिंपली बिना स्पेस के सारे स्मॉल में आप टाइप करो एस प्रकाश क्लासेस, आपको ये PDF के फॉर्म में वहाँ पे मिल जाएगी। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर को हमें समझना है, बहुत अच्छे से समझना है।
तो और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जिन्हें हमें बहुत भली भांति परिचित होना पड़ेगा, अदरवाइज हमें ये समझ में नहीं आएगी। तो उन टर्म्स में सबसे पहला जो टर्म्स है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसे अच्छे से समझ लें तो हम बहुत ज़्यादा काम आएगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलो आज अब बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं डिस्टेंस क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द लेंथ ऑफ द, है ना, इट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है ना, और वो मूव कर रही है। अगर वो मूव कर रही है ना, तो जिस पाथ पे वो मूव करेगी, सपोज दैट अब कोई पाथ है इस तरह से, ऐसे 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 गया, तो इस पाथ का जो लंबाई है, जो एक्चुअल में लंबाई है, चाहे वो मिलीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, या किलोमीटर में हो, या मीटर में हो, किसी में भी हो, इस पाथ का जो एक्चुअल लंबाई है वही कहलाएगा डिस्टेंस। आप यहाँ पे स्क्रीन पे इसका डेफिनेशन आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस आई थिंक आप समझ में गए होंगे। और चूंकि एक तरह का ये लंबाई है ना, इट्स अ टाइप ऑफ लेंथ, इसलिए इसका ऐसा यूनिट रहेगा भी तो मीटर में रहेगा। ये बताने की जरूरत हमें, आई डोंट थिंक कि आप 9th क्लास में हो, इतना बताने की जरूरत भी है। ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये क्या है, तो डिस्टेंस हुआ इसका ओरिजिनल लंबाई, जिस पाथ से भी गया होगा, कितना भी घुमाते गया होगा, इसका जो एक्चुअल लंबाई है वो कहलाएगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट भाई मेरे कहलाएगा, हम क्या लेकर चलेंगे, तो हम लेकर चलेंगे, अब यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि सपोज दैट ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। ओके, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से शुरू हुआ और शुरू होते होते यहाँ तक चला गया, ये हो गया हमारा फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट दूरी रहेगा, है ना, अब यहाँ पे ये इतना तक बढ़ गया है, उससे नहीं लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हो गया, जो शॉर्टेस्ट लाइन हो गया, जो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, वही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, यानी कि हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम अपने स्क्रीन पे हम देख भी सकते हैं, यहाँ पे हमारा लिखा भी हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट दूरी है उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ओके, यही हो गया हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हुआ कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो लगभग एक ही जैसा है ना, तो हाँ भाई एक ही बात है, दोनों लंबाई ही है, इसलिए दोनों का जो ऐसा यूनिट होता है वो और कुछ नहीं मीटर ही होता है। इसका भी ऐसा यूनिट मीटर है और इसका भी ऐसा यूनिट मीटर है। यहाँ पे हम फर्दर डिटेल में हम और भी जानेंगे आगे जाकर। ओके, तो हम इन दोनों में अंतर क्या क्या है, तो सबसे पहला अंतर हम क्या देखें, तो ये तो हमारे डिफिनेशन में ही मेंशन्ड है। दूसरा अंतर ये है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। अब बात है, आप बोलो कि अरे यार ये क्या एलियन वर्ड एक आ गया, स्केलर क्वांटिटी, आज से पहले तो सुने ही नहीं थे, ये होता क्या है, तो चलो इसे समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। यानी आप डायरेक्शन नहीं भी बताओ तो भी चलेगा, है ना, सिर्फ आप बता दोगे कि भाई कितना मीटर है, कितना किलोमीटर है, ये चलेगा, तो ये कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी। यानी कि इसे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से भाई मेरे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जहाँ तक बात करते हैं तो ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा, है ना, साथ ही साथ इसमें डायरेक्शन भी है। बात समझ में आ रही है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, सपोज डेट कोई बोलेगा डिस्टेंस, सपोज डेट यहाँ पे हमारा घर है ना, और ये हमारा स्कूल हो गया, तो स्कूल से दूरी का अगर बाई दो कोई बताए कि भाई डिस्टेंस बताओ, तो कोई जरूरी नहीं है कि सारा आदमी सबका डिस्टेंस एक ही रहे। हो सकता है कोई इस रास्ते से जाए, कोई हो सकता है कि इस रास्ते से जाए, हो सकता है कोई बिल्कुल सीधे निकल जाए, तो सारे का डिस्टेंस अलग अलग हो गया। इसका डिस्टेंस अलग हो गया, ये वाले पाथ का डिस्टेंस अलग हो गया, ये वाले पाथ का डिस्टेंस अलग हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन मतलब नहीं है कि कोई इस डायरेक्शन से गया, कोई इस डायरेक्शन से गया, हो सकता है कोई इस डायरेक्शन से ऐसे होते हुए जाए, तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें हमें डायरेक्शन देना ही पड़ेगा, है ना। नॉर्थ में है, साउथ में है, क्योंकि हम शॉर्टेस्ट दूरी दे रहे हैं,
है ना। अगर आप डायरेक्शन नहीं दोगे, आप डायरेक्शन दे दोगे ये वाला, तो ये बंदा ना सामने वाला इधर ही चला जाएगा, ये स्कूल तक कभी पहुंचाएगा नहीं। अगर डायरेक्शन आप दे दोगे, थोड़ा सा गलत कर दोगे इधर की ओर, अगर ये डिस्प्लेसमेंट फॉलो करेगा तो इधर ही चला जाएगा। लेकिन डिस्टेंस के साथ तो ऐसा नहीं है। तो यही होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक अंतर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। रुकिए, पहले इस स्क्रीन को, पहले ये बहुत ज़्यादा मिस हो गया है यहाँ पे, इसे क्लियर करते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा अंतर क्या है? तो तीसरा हमारा अंतर ये बोल रहा है कि जो भी हमारा डिस्टेंस है ना, जो भी हमारा डिस्टेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस तय कर रहा है ना, कवर कर रहा है, तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अब ठीक है, अब खुद ही गौर करो, अगर कोई ऑब्जेक्ट जरा सा ही मूव किया, बिल्कुल जरा सा ही मूव किया, या ज़्यादा मूव, या फिर ज़्यादा मूव किया, या फिर कम मूव किया, हर एक केस में कुछ ना कुछ पाथ तो भाई वो फॉलो किया। तो अगर कुछ जो भी पाथ फॉलो किया तो उसका कुछ ना कुछ तो दूरी होगी, कुछ ना कुछ लंबाई होगी। यही तो भाई मेरे डिस्टेंस कहलाता है। तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है ना, अगर वो ऑब्जेक्ट मूविंग है तो। इसलिए यहाँ पे हम मेंशन कर चुके हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, सिर्फ ऑब्जेक्ट हम नहीं लिखे हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अब बोलोगे वेट, अब आप ये क्या बोल रहे हो? अभी आप बोले कि डिस्टेंस मतलब कि जीरो नहीं हो सकता है, और अभी आप बोल रहे हो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो हाँ भाई, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया, है ना, घूम फिर कर ये क्या किया कि यहीं पे आके लौट गया, है ना। तो हम क्या बोले थे यहाँ पे डिफिनेशन में, आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट भी भाई यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो दोनों के बीच में अंतर क्या रहा? तो जीरो हो गया। यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो भी हो सकता है, आई मीन जीरो हो सकता है। ये कोई बड़ी बात है नहीं है। कब? जब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जब दोनों एक जैसा रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ा डील नहीं। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम लास्ट हमारा ये हम इसका जो अंतर है ना, जो डिफरेंस है उसे हम देखेंगे। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी भी रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही रहेगा। अब जाहिर सी बात, अब इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। सपोज डैट यहाँ पे एक पॉइंट हुआ, है ना, और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे हुआ। अब जो शॉर्टेस्ट दूरी है, सीधे गया, कहीं भी जरा सा भी नहीं मुड़ा, तो इस केस में हम चाहे डिस्टेंस बोलें या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलें, दोनों के दोनों इक्वल है ना। लेकिन जरा सा भी एक कर्व पाथ फॉलो किया तो उस केस में डिस्टेंस तो ज़्यादा ही होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। तो यही भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर। डिस्टेंस हमेशा या तो ज़्यादा रहेगा या फिर इक्वल भी होगा। अब इक्वल कब होगा? जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। जब दिया हुआ डायरेक्शन है हमारे पास तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा या इक्वल टू होगा, है ना। अब बोलो कि अब कोई बोल रहा है हमारे पास, कोई मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ का दूरी दे रहा है, तो हमें कैसे पता चला कि भाई वो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट है? सपोज डैट अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ भाई यहाँ से हमारे देश की राजधानी, आई मीन कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, तो कितने किलोमीटर है? सपोज डैट कोई बोला 1000 किलोमीटर, है ना। तो सिर्फ 1000 किलोमीटर बोला तो वो कहलाएगा भाई वो तो डिस्टेंस, सॉरी आई मीन सिर्फ डिस्टेंस बोल रहा है। लेकिन अगर बोले कि 1000 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, या फिर 1000 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, या फिर कोई भी अगर डायरेक्शन दे दे तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है। अब कोई बोलेगा हमसे आके पूछेगा कि भाई बता, आई मीन किसी आदमी का नाम लेकर कि उसका घर किधर है ना, कितनी दूरी पे है। अगर हम बोले कि 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर तो वो हो गया बस डिस्टेंस। लेकिन अगर हम बोलेंगे 2 किलोमीटर नॉर्थ की ओर, 2 किलोमीटर साउथ की ओर, 2 किलोमीटर ईस्ट की ओर, तो उस केस में हम बोलेंगे कि नहीं भाई ये जो सामने मतलब आई मीन वो सामने वाला बोलेगा कि हाँ भाई ये तो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो अगर आई मीन हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इस बात को दिमाग में रख लेना है, एकदम गांठ बांध कर रख लेना है। चलो अब कुछ एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, है ना। तो आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो पहला एग्जाम्पल, है ना। इसे अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हो कोई आदमी ए है ना, ए पे है। अब ए से गया बी पर, ठीक है, ए से गया कहाँ पे भाई? बी पे, और बी से गया सी पर। तो ये डिस्टेंस कितना तय किया? तो ए टू बी, ए बी प्लस बी सी, यानी 5 किलोमीटर और प्लस 3 किलोमीटर।
दोनों को ऐड करेंगे तो डिस्टेंस हमारा निकल गया 8 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की भाई तो बात करें तो हम इससे और इससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें एक्चुअल पाथ से मतलब नहीं होता। हमें तो भाई देखना रहता है इनिशियल पॉइंट, है ना, यहाँ पे हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट है ना जो पाथ है उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बहुत 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 ज़्यादा कम। आप पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे अगर निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, है ना, इट मीन्स √16, यानी कि हो जाएगा हमारा 4, है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, अभी हम देख भी सकते हैं कि जो डिस्टेंस वो काफ़ी ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले। एक और हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, है ना, ये तो अभी हम देख चुके हैं तो इसे हमें देखने की जरूरत नहीं है। सॉरी, यहाँ पे हाँ देखना तो पड़ेगा भाई, यहाँ पे तो जीरो वाला फैक्टर है। सपोज दैट कोई आदमी है, अब ये स्टार्ट किया ए से, ठीक है, अब ए से गया बी पे, ओके 5 किलोमीटर, है ना। अगर ए से बी की अगर भाई तो बात करें सिर्फ ए से और बी की, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस भी होगा 5 किलोमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट भी होगा 5 किलोमीटर। और बी से सी तो हम देखेंगे फिर से 3। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट को छोड़ो, अभी डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो डिस्टेंस हमारा ए से बी हो गया कितना, 5 किलोमीटर, फिर बी से सी 3, तो 5 या 3 हो गया 8, यानी कि 8 किलोमीटर्स। अब फिर सी से ए आया 4, है ना, तो कितना किलोमीटर हो गया, तो 12 किलोमीटर का इसका होल जर्नी कहलाएगा, यानी कि डिस्टेंस कहलाएगा 12 किलोमीटर का। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जैसे ही डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो हम देख सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट यहीं पे है ना, इनिशियल पॉइंट यहीं पे है, फाइनल पॉइंट भी यहीं पे है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गई हमारी 0। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, आप ना बोर नहीं हो ना, बस यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, ताकि हम और अच्छे समझ पाएँ। हो सकता है यहाँ तक देखने के बाद भी कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हुआ, है ना। तो जो भी 10% या 5% बच्चे हैं जिन्हें नहीं समझ में आया होगा, उससे उन्हें इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। सपोज डेट एक ऑब्जेक्ट है ना, सॉरी ऑब्जेक्ट बोर्ड है, कोई आदमी है, कुछ भी हम ले सकते हैं यार, ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। अब यहाँ से ए से फॉलो किया, है ना, ए से घूमना स्टार्ट किया। अब ए से सपोज यहाँ पे हम खुद से ही एक हम पॉइंट ले रहे हैं जिसका नाम है बी, ठीक है, ए से गया बी। अब बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से ये क्या किया, पूरे का होता है फॉर्मूला सर्कमफेरेंस निकालते हैं तो 2πr, चूंकि ये आधा है तो 2πr बाई हाफ, यानी πr। और डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया, तो यहाँ से r हुआ और फिर यहाँ से r हुआ, यानी डायमीटर के इक्वल हो जाएगा 2r। लेकिन क्या होगा, जब यहाँ से ए से स्टार्ट करे कोई आदमी, घूमते 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 फिर ए पे आ जाए, तो इस केस में डिस्टेंस हमारा हो जाएगी कितना, 2πr, है ना, 2π यहाँ पे हो जाएगी r, ओके, है ना। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो भाई इनिशियल पॉइंट भी यही है ना, फाइनल पॉइंट भी यही है। तो हम बोल सकते हैं कि नहीं हो जाएगा हमारा पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट हमारा एक ही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। ये आप अपने बुक में देख सकते हो, अगर आप इस चंद बुक फॉलो करते हो तो इन सारे फिगर्स को आप देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, खुद से अटेम्प्ट करो, है ना। यहाँ पे आप कैसे ये डिस्प्लेसमेंट 6.3 आया और ये कितना डिस्टेंस आया, इसे आप अटेम्प्ट करो, है ना, खुद से आप अटेम्प्ट करो। आप मुझे विश्वास है आप ये कर सकते हो। दूसरा एक एग्जांपल ये है, आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे एक क्या बोला जाता है, कुछ भी है, एक पुल है या फिर एक टनल है। तो अगर सपोज ये टनल नहीं रहता तो ये आदमी ऐसे घूम कर जाता तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तय करता है ना। अगर ए से बी तक जाना है तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन यही अगर टनल खुद जाती है या फिर ये टनल है, अगर टनल से जाएगा आदमी तो डिस्प्लेसमेंट फॉलो करेगा तो बहुत ही कम पेट्रोल खर्च होगी। खैर जब बात की बात है, अब ये क्या लिखा हुआ है आप खुद से एक बार पढ़ लेना, इतना हमारे पास अभी टाइम है नहीं कि इससे और ज़्यादा डिटेल में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में और भी ज़्यादा टाइम दे सकें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, हम लोग मोशन देख चुके हैं, ठीक है। अब मोशन कितने टाइप के होते हैं तो वो आप 8th क्लास में पढ़ोगे, रैंडम मोशन और क्या क्या होता है, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन। तो वहाँ पे हम इस बारे में गौर नहीं करेंगे। यहाँ पे हम मोशन को देखेंगे 2 टाइप, है ना, स्पीड के लिहाज से। तो पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या कहना है,
तो यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसा बिल्कुल मोशन है, यानी कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, यानी हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन भाई किसे बोलेंगे, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन हम बोलेंगे कि एक बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, अब वो मूव कर रहा है हर एक टाइम इंटरवल पे उतना ही दूरी तय करे। सपोज डैट हमारे पास है, मतलब पहला सेकंड में वो 2 मीटर दूरी तय किया, है ना, पहला सेकंड में 2 मीटर दूरी, तो दूसरा सेकंड में भी 2 ही मीटर दूरी तय करे, तीसरा सेकंड में भी 2 ही मीटर दूरी करे, यानी कि हर एक टाइम इंटरवल पे कितना दूरी तय करे, बस 2 ही मीटर दूरी तय करे हर एक टाइम इंटरवल पे, है ना, एक सेकंड के टाइम इंटरवल पे, तो हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा चलिए ठीक है, अगर बाय द वे आपको समझ में नहीं आई तो एक एग्जांपल और ले सकते हैं। सपोज डैट कोई बंदा बाइक चला रहा है, ओके, आई मीन बाइक ड्राइव कर रहा है। अगर बाइक ड्राइव कर रहा है तो अगर वो लगातार एक ही स्पीड में बाइक ड्राइव करते जाए, एक ही स्पीड बोले तो सपोज दैट 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो बाइक राइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर ना तो 50 से वो 49 आए और ना ही 50 से 51 जाए, अगर इतना ही कांस्टेंट स्पीड से अगर वो बाइक ड्राइव करते जाएगा तो हम बोलेंगे भाई ये हमारा वो बंदा यूनिफॉर्म मोशन में है, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है ना। कभी हो सकता है बाइक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हुआ कि अनइक्वल डिस्टेंस, पहला 2 सेकंड में कुछ और दूरी तय किया, अगला 2 सेकंड में कुछ और दूरी तय किया, तो वो ना मतलब कुछ भी हो सकता है, कितना भी दूरी वो तय कर सकता है किसी भी टाइम इंटरवल में, तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम अपने घर से गए मार्केट, है ना, बाइक राइड करते हुए, तो रेंडमली हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर मान के चलो कि रोड बिल्कुल खाड़ी है तो हम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे, है ना। अगर बीच में ब्रेकर आ गया तो 10 भी स्पीड हो सकता है, कोई जान पहचान वाला मिल गया यार 0 भी हो सकता है ना। थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है तो 10 का भी स्पीड हो सकता है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह का अगर कोई मोशन हमारे पास है तो हम बोलेंगे उन सारे मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है ना। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम फिर से उसी घड़ी का यहाँ पे पिक यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है ना। किस लिए? तो भाई ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है बस। इन सुई को अगर देखें तो हर एक टाइम इंटरवल पे उतना ही दूरी तय करती है, यानी कि अगर ये हम हैंड्स ऑफ द वॉच की अगर बाय द बात करें तो दे आर ऑलवेज इन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि हर एक टाइम इंटरवल पे वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ठीक है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे, है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे अगर हम प्लॉट करें यूनिफॉर्म मोशन को तो ये जो स्लोप हमारा आएगा ये स्ट्रेट आएगा। लेकिन अगर बाय द वे प्लॉट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन को तो ये जो स्लोप हमारा है ये कर्व रहेगा। हाँ ध्यान से, कोई ज़रूरी नहीं है कि कर्व बिल्कुल ऐसा ही हो, ये डिजाइन में बना हुआ हो सकता है वो कर्व ऐसे ऐसे आए, हो सकता है वो कर्व, है ना, ऐसे जाए, हो सकता है वो कर्व ऐसे जाए, किसी भी तरह से हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से, मतलब किस तरह से इसे आप देखते हो। ओके, तो चलिए इसे हम पहले क्लियर करते हैं ताकि आगे की बातों को हम गौर से समझ सकें, ठीक है। अब ये स्लोप गया कैसे, मतलब आई मीन आप बोलोगे कि यूनिफॉर्म मोशन में इस तरह से स्ट्रेट स्लोप कैसे मिला, तो जाहिर सी बात है, देख सकते हो। सपोज दैट ये यहाँ पे टाइम रिप्रेजेंट किया हुआ है 1 2 3 सेकेंड में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सपोज डिस्टेंस दूरी तय कर, डिस्टेंस यहाँ पे यहाँ पे लिख रहे हैं 1 मीटर, है ना, ये हो गया यहाँ पे 2 मीटर, ये हो गया 3 मीटर, ये हो गया हमारा 4 मीटर। तो अगर पहले सेकंड के बाद बात करते हैं तो हमारा पॉइंट मिला यहाँ पे, दूसरे सेकंड में बाद बात करें तो 2 मीटर दूरी तय किया तो पॉइंट हमारा मिला यहाँ पे, तीसरे सेकंड में बाद बात करें तो यहाँ 3 मीटर दूरी तय किया तो यहाँ पे। अब सबको भाई प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसी बात नहीं है ना। हो सकता है कि पहले सेकंड में 2 मीटर दूरी तय किया, दूसरे सेकंड में 1 मीटर दूरी तय किया, हो सकता है कि तीसरे सेकंड में 10 मीटर दूरी तय करे, अगले सेकंड में 8 मीटर दूरी तय करे। तो अगर सारे को क्या हम करें, अगर बाय द वे प्लॉट करें तो यहाँ से यहाँ ग्राफ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर किसी भी तरह से जा सकता है, तो ये कर्व में आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम स्पीड की। अब स्पीड क्या होता है, तो स्पीड हमारा एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्लो मूव कर रहा है या फिर कितना फास्ट मूव कर रहा है, वही क्या कहलाता है स्पीड। आप अपनी स्क्रीन पे इसका देख भी सकते हो, क्या लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स आइडिया हाउ स्लो और फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग।
बेसिकली हम अपने अगल बगल देख भी सकते हैं कि भाई स्पीड यही होता है, हम और अपने दिमाग में इमेज भी स्पीड का इसी तरह से बनाते हैं। लेकिन और भी थोड़ा अप्रोप्रिएट डिफिनेशन को अगर देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट ऑफ टाइम, है ना, बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्पीड। अब स्पीड क्या होता है, तो पर यूनिट ऑफ टाइम हम एक यूनिट टाइम लेते हैं। अब एक यूनिट में हम क्या ले सकते हैं, हम 1 सेकेंड ले सकते हैं, 1 मिनट ले सकते हैं, 1 आवर ले सकते हैं, या 1 डे ले सकते हैं। यार जितना मन उतना टाइम लो, आप बड़ा से बड़ा टाइम ले सकते हो और छोटा से छोटा टाइम ले सकते हो। तो जितना है ना, तो कोई भी हम 1 यूनिट टाइम लेंगे, उस 1 यूनिट में वो बंदा कितना दूरी तय किया, वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना, यही बात कौन बताता है, हमारा स्पीड बताता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे हम डिफिनीशन के तौर पे यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको आप फॉर्मूला के बेसिस पे देख सकते हो। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज स्पीड। अगर इसे हम थोड़ा शॉर्ट में लिखें तो v इक्वल टू एस बाई टी, वेयर v क्या हो गया हमारा, स्पीड हो गया, s क्या हो गया हमारा, तो s हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और t क्या हुआ, टाइम टेकन। अब इस बात पे गौर करिए, v इक्वल टू एस बाई टी। अब डिस्टेंस का साइन क्या होता है भाई, तो होता है मीटर, है ना। टाइम का क्या होता है, तो टाइम का होता है सेकेंड। तो जाहिर सी बात हम इसे आराम से बोल सकते हैं कि स्पीड का जो हमारा ऐसा यूनिट होता है वो हो गया हमारा क्या, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे लिखा हुआ भी है हमारा, यहाँ पे मेंशन है कि इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड में भी हमारा 2 तरह का है ना, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अभी हम लोग ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम देखें, अगर आप उसे समझ चुके हो तो इसे भी समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम बोल सकते हैं कि बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है ना, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड में है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वहाँ पे भी हम ये एग्जाम्पल लिए थे वॉच का, है ना, और ये ग्राफ भी हम देखे थे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्पीड के लिए, है ना, सॉरी उस वक्त मोशन के लिए देखे थे। यहाँ पे स्पीड है, बाकी दोनों में अंतर नहीं है, ठीक है। अगर हम बाई द वे बात करते हैं यहाँ पे एवरेज स्पीड की, तो जहाँ भी बात आती है एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड क्या होता है ना, तो हम देखते हैं। सपोज दैट यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मेरे एक फ्रेंड का घर है। अब हम क्या किए कि हम अपने घर से अपने फ्रेंड के घर पे गए, ठीक। तो हम क्या गए, बाइक से गए, अपने बाइक से गए, यहाँ से अपने फ्रेंड के घर पे गए। अब सपोज डैट मेरा फ्रेंड पूछा कि भाई एक बात बता, कितने की स्पीड से आया। हम बोल दिए भाई 50 के स्पीड से हम आए, 50 किलोमीटर पर आवर। अब कोई ज़रूरी तो है नहीं कि हम अपने फ्रेंड के घर पे यहाँ से यहाँ तक गए हों तो 50 किलोमीटर पर आवर एग्जैक्ट हर वक्त वही स्पीड हो सकता है किसी वक्त 100 किलोमीटर पर आवर का भी हम चलाएं, हालांकि इतना स्पीड चलाना नहीं चाहिए, है ना। हो सकता है 20 किलोमीटर पर आवर, हो सकता है कहीं पे स्पीड ब्रेकर आ गया होगा तो 5 किलोमीटर पर आवर हुआ होगा, हो सकता है कहीं पे नॉर्मल मूड हुआ कि नहीं यार राइडिंग का मजा लेते हैं आज तो 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। लेकिन अब आप पूछोगे वेट, तो आप ये क्या बोले 50 क्यों बोले, तो 50 यहाँ पे यही होता है हमारा एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं, है ना, कैसे करते हैं, तो हम इससे बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, है ना, और कितना टाइम लिए उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, उन दोनों का अगर हम रेशियो निकाले, उन दोनों का अगर बाय द हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, एवरेज स्पीड। और आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हमारे पास एग्जाम्पल हैं, कुछ ये एवरेज स्पीड बताते हैं, आई मीन कि बस इतना ही सही, मतलब इतना ही स्पीड के से ये लोग चल सकता है, आई मीन इतना ही मूवमेंट ला सकता है अपने अंदर। जैसे टॉर्टॉइज हो गया, है ना, जो चल सकता है 0.216 किलोमीटर पर आवर, है ना। ध्यान देना ये टॉर्टॉइज है, टर्टल नहीं है। टर्टल वो जो पानी में रहता है, टॉर्टॉइज जो हुआ दिखने में एक ही जैसा रहता है लेकिन ये जमीन पे रहता है। ह्यूमन वॉकिंग हम लोग कितना स्पीड से लगभग चलते हैं, तो 7.2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा अगर लगातार इसी स्पीड से हम चलें तो 7.2 किलोमीटर तक हम लोग अचीव कर सकते हैं, आई मीन इतना तक दूरी तय कर सकते हैं। ह्यूमन रनिंग, है ना, ये क्या बोला जा रहा है भाई, एक एवरेज आदमी, तो ये हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। बर्ड्स हो गई, ये उड़ती है 80 × 54 किलोमीटर पर आवर। चीता, भाई चीता का बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, दुनिया में सबसे फास्ट कोई जानवर है तो वो चीता है, वो 97.2 किलोमीटर का, है ना, पर आवर की स्पीड वो पकड़ सकता है। एक फास्ट कार है ना, ये 108 किलोमीटर पर आवर, हालांकि ये मैक्सिमम नहीं है, अब तो कार यार
बहुत ज़्यादा है। बुगाटी वेरोन हो गया, कोनिग्सेग हो गया, ये सब सुपर कार है। ये 350 किलोमीटर पर आवर का भी स्पीड ये मतलब आई मीन क्रॉस कर जाती है ना। यहाँ पे रेसिंग कार के एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ भी है 216, अब तो बहुत ज़्यादा तक चला गया है। साउंड का स्पीड क्या है, तो इन एयर है ना 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हो गया हमारा कितना 1238, आई मीन 1238 पढ़ना नहीं चाहिए, इसे पढ़ना पड़ेगा 1238.4 किलोमीटर पर आवर। जेट एरोप्लेन का कितना हुआ, तो 1800 किलोमीटर पर आवर है ना। चूंकि ये साउंड से ज़्यादा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सुपरसोनिक बोलेंगे। ठीक है। अब लाइट का स्पीड इन वैक्यूम, तो ये हो जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना, या फिर 1.08 × 10⁹ किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे अपनी स्पीड में देख सकते हो, स्पीड को मेजर करने के लिए गाड़ी में ये मीटर लगा हुआ है जिसे हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। और हाँ, कितना दूरी तय किया इस बात को मेंशन करने, इस बात को ही मेंशन करना है। तो स्पीडोमीटर में ही नीचे आप देख सकते हो ऑडोमीटर आता है। तो स्पीडोमीटर हमें बताता है क्या, स्पीड ऑफ द कार है ना, स्पीड ऑफ द बाइक, स्पीड ऑफ द व्हीकल है ना। और ऑडोमीटर बताता है कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है। ये हमारा देखो ये स्प्रिंटर है, ये इन्हीं का एवरेज स्पीड वहाँ पे लिखा हुआ था। ये चीता हो गया जिसका स्पीड बहुत ज़्यादा है ना। ये मिलिट्री जेट एयरक्राफ्ट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है वेलोसिटी। तो जैसे अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे किस चीज़ के बारे में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक उसी तरह से जैसे डिस्टेंस का ही भाई आ गया क्या, डिस्प्लेसमेंट, जिसके पास डायरेक्शन हो गया, उसी तरह से स्पीड का ही एक छोटा सा ये बड़ा सा भाई है वेलोसिटी। यानी कि स्पीड के साथ अगर हम डायरेक्शन डाल दें तो वही क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। हाँ अरे भाई, कुछ देर पहले भी तो हम देखे थे कि डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन इज नोन, मतलब उसको हम क्या मेंशन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन आ गए तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी। यहाँ पे भी लिखा हुआ भी है, आई मीन मेंशन भी है कि वेलोसिटी क्या है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। देखिए ये स्पीड का भी ये डिफिनेशन था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम है ना। हाँ यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, तो इन अ गिवन डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन हम दे दें तो वो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। सपोज डेट एक कार यहाँ से जा रही है इस रोड से है ना। अब इस रोड से ये कार हमारी जा रही है। अब कार का यहाँ पे हमसे फिगर बन नहीं रहा है, हम चलो इसी को यार कार मान लेते हैं, ज़्यादा मेहनत क्यों करें। तो अगर ये कार हमारी जा रही है ठीक है ना इस रोड से, तो अगर हम बोलेंगे कि इस कार का स्पीड कितना है भाई, अगर हम बोलेंगे 20 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, जो चाहे जो भी है वो बोल दो, वो क्या कहलाएगा, स्पीड। लेकिन अगर हम बोलेंगे 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट है ना, ईस्ट की ओर, 20 किलोमीटर पर आवर वेस्ट की ओर, 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की ओर, तो ये सब क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा, हम उसे स्पीड नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। ओके। अब ध्यान दीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हुआ था, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड था वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है। अंतर क्या है भाई मेरे, तो अंतर यही है क्या कि इसमें डायरेक्शन है, इसमें आप डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ अगर आप वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हो है ना, दिए हुए कोई ऑब्जेक्ट है उसके वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या क्या, तो आप या तो स्पीड को ही चेंज कर दो है ना। अब 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से था, ब्रेक लगा दो या 10 कर दो है ना, उसके वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाएगा है ना। या फिर स्पीड को बढ़ा दो तब भी चेंज आएगा, और नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका ना डायरेक्शन को चेंज कर दो। अगर डायरेक्शन भी चेंज कर दिए तो भी क्या होगा, अब वो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा है ना। क्यों, क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। लेकिन स्पीड के केस में ऐसा नहीं है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो वेलोसिटी है ये हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो है ही है ना। मैग्नीट्यूड बोले तो व्हाट, 20 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, ये जो हम मतलब ले रहे हैं कि मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी, ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है ना। और लेकिन साथ ही साथ इसमें डायरेक्शन भी है। लेकिन स्पीड के केस में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो है ही है जैसे कि वेलोसिटी में है, लेकिन डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। ओके। चलिए अब यहाँ पे हम डिफरेंस भी लिख चुके, यहाँ पे मेंशन है क्या है भाई, तो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज है ना स्पीड। डिस्प्लेसमेंट है ना, अब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन आएगा तो डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी को हम ये भी बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सॉरी आई मीन वेलोसिटी। उसके बाद स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, अभी अभी हम लोग डिस्कस किए थे है ना। लेकिन वेक्टर ये, लेकिन हमारा क्या बोला जाता है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब जाहिर सी बात है डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है ना, इसलिए स्पीड भी कभी भी जीरो
नहीं हो सकता है अगर कोई बड़ी मूवमेंट में हो तो, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो सकता है। कैसे? तो एक काम करो यार, ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है ना, तो आपको क्या करना है, जहाँ से शुरू किया वहीं पे लाके खत्म कर दो, है ना। इस पॉइंट पे लाके हम क्या कर दिए, खत्म कर दिए, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है मतलब वेलोसिटी, तो ये हो गया क्या, जीरो। यानी वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है लेकिन स्पीड नहीं होगा। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी, ये कभी भी तो वेलोसिटी के बराबर होगा या बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ही हमारा क्या होता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है स्पीड भी हमारा और वेलोसिटी के केस में यही केस उत्पन्न होगा। अब ये कार है, ओके, अब ये कार है तो जाहिर सी बात है ये क्या है, इसका हम जब भी बात करेंगे तो स्पीड की बाई तो बात करते हैं और वेलोसिटी का भी बाई तो बात हम कर सकते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही कर्व पाथ पे फॉलो किया तभी इसका हम वेलोसिटी की बाई तो हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्पीड की। क्यों? क्योंकि यार डायरेक्शन ही नहीं है ना, ये डायरेक्शन चेंज कर गया, है ना। तो वेलोसिटी को लेकर हम क्या करेंगे, 4 डालेंगे? नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, स्पीड की बाई तो बात करते हैं। तो इस चैप्टर से हम थोड़ा सा आगे बढ़े उससे पहले एक बेसिक बात आप दिमाग में हमेशा रख लीजिए कि आज अभी से इस चैप्टर में अभी से हम जो भी बात करेंगे, है ना, चाहे वो स्पीड के केस में हो या वेलोसिटी के केस में हो, है ना, जब भी हम स्पीड बोले तो इसका मतलब यही है कि दिया हुआ डायरेक्शन है। यानी कि अब से हम स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले, ज़्यादा माइंड नहीं करना, दोनों हम एक ही तरह से लेकर चलेंगे। चलिए, तो हमारा डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में, वो है हमारा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है ना। तो आप अब आपको लग रहा हो कि अरे यार ये जो टर्म है, ये जो पार्टिकुलर वर्ड है, ये सुना सुना लग रहा है। तो जी हाँ भाई, ये ना आप लोगों का सुना हुआ होगा, बिल्कुल होगा। कैसे? तो आप बाइक ड्राइव करते हो या कार ड्राइव करते हो तो उसमें आप देखते हो कि एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर क्या है, जैसे ही आप एक्सेलरेटर दबाते हो या ऐठते हो तो क्या होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा उस पार्टिकुलर गाड़ी की हाई हो जाती है। यही तो होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हुआ, तो वेलोसिटी में बढ़ना, है ना, हालांकि घटना भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद, है ना, टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। टाइम के अनुसार अगर वेलोसिटी में बदलाव आया, जैसे अब ये कार है, ठीक है, अब ये कार क्या है, पहले ये रेस्ट में थी, है ना, या फिर क्या बोला जाता है, ये पहले रेस्ट में थी, अब ग्रीन सिग्नल हो गया। तो ग्रीन सिग्नल जैसे ही हुआ तो क्या हुआ, ये गाड़ी स्टार्ट हुई और चलना शुरू की। तो पहले क्या थी, जीरो पे थी, है ना, इसका स्पीड क्या था, जीरो था, है ना। लेकिन जैसे ही ड्राइवर एक्सेलेरेटर पे पैर रखा तो क्या हुआ, इसका स्पीड बढ़ने लगा, है ना। जीरो से स्पीड हुआ होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60 किलोमीटर पर आवर तक, है ना। तो ये जो चेंजिंग आया, वेलोसिटी में जो चेंजिंग आया, इसको हम क्या बोलेंगे, यही तो है एक्सेलरेशन, है ना। तो यही होता है क्या हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, है ना, इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे है चेंज इन वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी में कितना चेंजिंग आया उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा एक्सेलरेशन। हाँ, इसे और डिटेल में हम देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि एक्सेलरेशन क्या हुआ, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहाँ पे इस शॉर्ट टर्म में हम लिख दिए ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ये क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ। v क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी को हमेशा भी ये v से डिनोट करेंगे, ध्यान रखिएगा आप इस बात को। और इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा u से डिनोट करेंगे और टाइम को किससे से डिनोट करेंगे, t से डिनोट करेंगे। तो इस बात को आपको एकदम बिल्कुल दिमाग में रख लेना है, ओके। अगर हम बाई द वे बात करते हैं, अब फिर से एक्सेलरेशन के तरफ आते हैं। तो अब एक्सेलरेशन की तरफ हम दोबारा आएंगे, उससे पहले इन सब बातों पे गौर करना होगा कि अब तक तो आपको समझ में आ गई हो कि एक्सेलरेशन क्या होता है ना। स्पीड का बढ़ना ही एक्सेलरेशन कहलाता है, स्पीड में चेंजिंग होना ही एक्सेलरेशन कहलाता है। हाँ, अगर बाय द वे स्पीड बढ़ते गया लगातार तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन। अगर बाय द वे स्पीड घटते जाएगा तो उस समय क्या बोलेंगे, निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन को आप रिटार्डेशन या फिर डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में ही हमारा ये टॉपिक आ रहा है, क्या है भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, तो अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहला बात यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए,
तो वो ऑब्जेक्ट या बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं किया है ना, अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया तो स्पीड भले ही समान स्तर पे बढ़ती जाए लेकिन वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन में बॉडी फॉलो होना चाहिए एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस है ना इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर सपोज पहला सेकेंड शुरुआत में था 0, अगले सेकेंड में हो गया इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, तो फिर नेक्स्ट सेकंड में इसका स्पीड होना चाहिए 4 मीटर पर सेकंड, फिर नेक्स्ट सेकंड में होना चाहिए कितना 6 मीटर पर सेकंड, फिर नेक्स्ट में होना चाहिए 8 मीटर पर सेकंड। यानी लगातार स्पीड ध्यान दीजिएगा, स्पीड फिक्स नहीं है, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने का रेट कांस्टेंट है। अगर यही बढ़ने का रेट कांस्टेंट हो गया तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। ओके, क्लियर है? हाँ, अगर वेलोसिटी अगर डिक्रीज करेगा है ना तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिक्लेरेशन बोलेंगे या निगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर बढ़ता तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो हम अगर सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ही बोलें तो समझ में आना चाहना चाहिए कि हाँ भाई ये बढ़ने वाला है, लेकिन अगर निगेटिव एक्सेलरेशन बोले, रिटार्डेशन बोले, डिक्लेरेशन बोले तो हम बोलेंगे क्या कि नहीं भाई ये स्पीड हमारा लगातार घटते जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे है ना, अब ये गाड़ी है, ठीक है, ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा हम इस फिगर को लेकर चलते हैं, अ कार मूविंग अराउंड अ बेंट कांस्टेंट स्पीड है ना। अगर ये कार है इसका स्पीड फिक्स है, सपोज डैट यहाँ पे इसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो भले ही इसका स्पीड क्या है हमारा फिक्स है ना, स्पीड ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में चलता तो हम बोलते हैं कि भाई एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा है, क्योंकि ना तो स्पीड बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है ना ही पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन अगर हम क्या देखेंगे कि कांस्टेंट स्पीड में लेकिन अगर डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है तो हम बोलेंगे क्या कि हाँ भाई ये एक्सेलरेशन इसमें हो रहा है। अब ये बॉल है, अब जिस स्पीड से आया उसी स्पीड में ये लौट गया है ना, तो भले ही ये एक्सेलरेशन मतलब कि वेलोसिटी में चेंजिंग आया ना आया हो या ना आया हो, लेकिन डायरेक्शन में तो चेंजिंग आया। ये पहले जा रहा था इधर की ओर, अब आ रहा है वापस इधर की ओर है ना, तो ये क्या हुआ, कौन सा मोशन हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाएगा है ना। यहाँ पे तो हालांकि स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन में ही होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जांपल को हम लेकर चलते हैं। अब ये रॉकेट है, पहले इसका स्पीड था 0, अब ये लगातार क्या हुआ, अब यहाँ से होगा बूस्टअप है ना, ये आकाश की ओर, स्काई की ओर, स्पेस की ओर जब जाने लगेगा तो जाहिर सी बात है बहुत ही हाई एक्सेलरेशन होगा, इसका स्पीड लगातार बढ़ते चला जाएगा। अगर बाई तो बात करें इस आदमी की है ना, ये फ्री फॉल कर रहा है, डेट मीन्स व्हाट, ये बहुत ही हाई स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है ना, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा हाई स्पीड कि इसका स्पीड हो जाता है 50 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा स्पीड है इसका। अगर यही पैराशूट अगर खोल दिया, यहाँ पे पैराशूट ओपन कर दिया तो ये क्या होगा, डी एक्सेलरेट हो जाएगा है ना, लेकिन यानी कि डिक्लेरेट हो जाएगा, डी एक्सेलरेट होगा, चाहे आप मर्जी यार आप जो भी बोलो, ठीक है। लेकिन अगर ये पैराशूट नहीं खोलता तो लगातार इसमें एक्सेलरेशन होते चला जाता और इसका स्पीड लगातार बढ़ते चला जाता। अब एक्सेलरेशन को ध्यान रखिएगा, हमेशा हम किस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्पीड टाइम ग्राफ पे। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी और स्पीड को हम रखते थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे, लेकिन यहाँ पे जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे एक्सेलरेशन को, तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज़ पे, तो स्पीड टाइम ग्राफ पे। ओके, और स्पीड टाइम ग्राफ पे ये हमारा अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, ये जो स्लोप है हमारा सीधा जाएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहता तो क्या होता, स्लोप ऐसे कर्व जाता। ओके, चलिए हम फर्दर आगे डिटेल में बात करें तो ये हमारा एक छोटा सा टर्म है एवरेज वेलोसिटी, ये आगे जाकर काम आएगा, इसलिए हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है भाई, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना शुरू में था, फाइनल वेलोसिटी बाद में कितना हुआ, इन दोनों को ऐड करके बाई यहाँ पे यहाँ पे हम टाइम में यहाँ पे लिख चुके हैं, एक्चुअली में टाइम यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे होता है 2 है ना, ये हमारी गलती है, ध्यान में नहीं रहा था। तो क्या हुआ, ये प्रिंट ये थोड़ा सा छोटा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर डैट। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके अगर बाई द आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो क्या कहलाएगा, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, है ना। ये जो इक्वेशंस हैं ये होते हैं मोशन के लिए 3, है ना।
तो ये हमें बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जैसे काम करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये तीनों मदद करते हैं। तो पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब लोग कह रहे यार ये क्या गया, अरे भाई आप जानते हो, ऑलरेडी जानते हो, अभी तो हम लोग डिस्कस किए थे, नहीं जानते हो, आपको लग रहा है अजीब तरह से, तो कुछ देर में क्लियर हो जाएगी भाई ये बोल क्या रहा है। तो पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम यूज करते हैं, a क्या है ऑफकोर्स एक्सेलरेशन के लिए यूज करते हैं, t किस चीज़ के लिए है टाइम के लिए। दूसरा इक्वेशन क्या है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, s यहाँ पे हम डिस्टेंस के लिए तय मतलब यहाँ पे यूज किया है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम के लिए, a एक्सेलरेशन के लिए और t टाइम के लिए। तीसरा इक्वेशन क्या है v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इसमें भी कुछ उसी तरह से हम यूज किए हैं, सॉरी यहाँ पे v स्क्वायर है, यहाँ पे गलती से इस तरह से लिखा गया था। तो अगर हम ध्यान दीजिएगा तो कोई भी अब बात है कि इस इक्वेशन का हम यूज कैसे करेंगे, तो सपोज डेट आपको कोई क्वेश्चन मिला, अब उसमें क्या है, तो इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, अगर चारों वेरिएबल्स में से कोई 3 वेरिएबल्स आपको मिल जाती हैं, ठीक है ना, कोई भी 3 वेरिएबल्स आपको मिल जाता है और चौथा नहीं मिलता है, तो आप इन इक्वेशंस को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको v पता है, u पता है, a भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइम निकालना है, टाइम आपको नहीं पता तो आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो, या फिर कोई भी 3 इसमें से है, चौथा आपको नहीं पता है निकाल सकते हो, या फिर इसमें भी आप यूज कर सकते हो, सेपरेट u पता है, t पता है, a पता है तो आप s निकाल सकते हो, या फिर s ही पता है, मैं डिस्टेंस ही पता है, इनिशियल वेलोसिटी ही पता है, टाइम भी पता है, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। आप किसी तरह से इन तीनों में यही हाल है, तीनों में 4 वेरिएबल है, अगर किसी भी इक्वेशन का अगर 3 वेरिएबल पता है और चौथा वेरिएबल नहीं पता है तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, और यकीन मानो ये बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला इक्वेशन है, तो भाई पहला इक्वेशन ये अब हवा में तो ये आएगा नहीं, अब बोले भाई ये कुछ तो प्रूफ तो होना चाहिए कि आखिर आया कहाँ से। तो चलिए इस बात पे हम गौर करते हैं। तो पहला वाला तो बहुत ज़्यादा इजी है यार, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग अभी देखे थे, v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा एक्सेलरेशन जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, सपोज डेट अगर कोई कार है ना, अगर ये रेस्ट में है, पहले क्या था ये रेस्ट में था, और रेस्ट से जैसे सपोज डेट ये कुछ टाइम लिया और मोशन में चला गया, तो इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए 0 हो जाएगा। अगर कोई कार मोशन में है ना, ये क्या है हमारा मोशन में है, सामने क्या हुआ स्पीड ब्रेकर आया, कोई अचानक से कोई आदमी आ गया, इसे ब्रेक अप्लाई करके रोकना पड़ा, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन हाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो खैर ये बात की बात है, ये आप जब न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो यहाँ पे काम आएगी। तो हम क्या गौर करें, तो एक्सेलरेशन का यहाँ पे हम फॉर्मूला आप जानते हैं पहले ही कि v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, इससे हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। अब हमें क्या करना है, तो आप जानते हो यहाँ पे t क्या है भाई, तो ये डिवाइड में है, नीचे है डिनोमिनेटर जैसा काम कर रहा है, तो क्या होगा इस तरफ जाएगा LHS की तरफ, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो गया क्या AT, क्लियर है। AT इक्वल टू ये v माइनस यू यहाँ पे लिखा हुआ था, तो v माइनस यू यहाँ पे हमारा रह जाएगा, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा v माइनस यू, क्लियर है, तो v माइनस यू। उसके बाद हम क्या किए, इसको थोड़ा सा हम पलट के लिख दिए, है ना, LHS को RHS तरफ लिख दिए, RHS को एक तरफ लिख दिए, ठीक है, सब तो जो इस तरह का मिरर टाइप आ गया। तो v माइनस यू इक्वल टू AT, अब ये u है, अब u LHS में है माइनस में, जैसे ही RHS में जाएगा हो जाएगा प्लस में, तो मिल गया हमारा क्या v इक्वल टू यू प्लस AT। हाँ अगर भाई कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके आप इस चीज़ को दोबारा देख सकते हो। तो यही हो गया v इक्वल टू यू प्लस AT, और यही था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे है ना v इक्वल टू यू प्लस AT, क्लियर है। तो हमारा फर्स्ट वाला डिराइव हो गया। हाँ अब सेकंड की भाई तो बात करते हैं। तो सेकंड वाले को समझने के पहले ये हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डिराइवेशन समझने से पहले हमें एक बात पे गौर करना पड़ेगा, क्या, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ था,
u प्लस वी बाई टी या फिर v प्लस यू बाई टी, भाई क्या फर्क पड़ता है, दोनों को क्या करना है ऐड करके अब बाई 2 यानी 2 से डिवाइड कर देना है तो हमें मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ये बातें अब क्या करो दिमाग में रख लो और मिनिमाइज कर लो, ठीक है ना, ये काम आएगा। दूसरा स्पीड इक्वल टू हम जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पे है, टाइम क्या है डिनोमिनेटर में है, इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि इस तरफ डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हमें मिल गया। अब ध्यान दिया जाए डिस्टेंस इक्वल टू, अब स्पीड के बदले हम एवरेज वेलोसिटी भी तो बोल सकते हैं, हम क्या बोले थे शुरू में ही कि आगे जाकर हम स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो स्पीड है ओवरऑल स्पीड को हम एवरेज स्पीड बोलेंगे, है ना, अगर डायरेक्शन दिया हुआ है तो वही एवरेज स्पीड को हम एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम है, इसके बाद हम लिख दिए एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। चलिए अब यहाँ पे गौर करते हैं डिस्टेंस को हम किस से डिनोट करते हैं, तो ध्यान में आया एस, है ना, डिस्टेंस को हम क्या करते हैं एस से डिनोट करते हैं, ओके। और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ था, तो वी यू प्लस वी बाई 2, ये हमारा क्या हुआ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ। आई इंटू टाइम, टाइम यहाँ पे पहले से ही आता है टू टी हम कर दिए, तो यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू 2। अब ध्यान दीजिएगा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे हम क्या किए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम सेम कलर यहाँ पे लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। v के जगह पे हम क्या यहाँ पे लिख देंगे, v के जगह पे हम लिख देंगे u प्लस ए टी, ओके। और ये तो 2 पहले से ही था, यहाँ पे आप गौर देख सकते हो, ये 2 पहले से ही था तो पहले से ही हम डिनोमिनेटर में था तो हम लिख दिए, और इंटू टाइम यहाँ पे पहले से था तो यहाँ पे भी हम मेंशन कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा ये u हुआ, ये u हुआ, कितना u हुआ भाई एक u प्लस दूसरा u क्या हो गया 2u, अरे भाई एक राम प्लस 2 एक और राम कितना हुआ 2 राम हो जाएगा। तो उसी तरह से ये क्या हो गया u प्लस u 2u, और at पहले से ही था तो at यहाँ पे हम लिख दिए, अपॉन 2 है 2 भी लिख दिए, और उसके बाद t है तो t लिख दिए। जाहिर बात है यार सेम टू सेम है बिल्कुल डिट्टो, बस एक हम ऐड किए हैं, है ना, ये वाला और ये वाला को हम ऐड करके बस 2u किए हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, तो ये 2 ध्यान दीजिएगा ये 2 तो डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे दोनों में डिवाइड कर देंगे और t को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा t जैसे ही मल्टीप्लाई करें तो 2ut हो गया, तो 2ut। अब देखिए डिवाइड में भी तो 2 है तो इस 2 को हम क्या किए तो 2u और ये हो जाएगा t, अब डिवाइडेड बाई 2 तो 2ut बाई 2। उसके बाद क्या है ये 80 है, 80 में मल्टीप्लाई हो गया t तो हो जाएगा 80 स्क्वायर, अब इस 80 स्क्वायर और डिवाइड में हो जाएगा 2 तो 80 स्क्वायर अपॉन 2। अब ध्यान दीजिएगा अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू ये 2 और 2 तो क्या हो जाएगा कट जाएगा तो बचेगा क्या ut, यहाँ पे हम लिखें। उसके बाद 80 स्क्वायर बाई 2 है इसे हम लिख सकते हैं ना हाफ 80 स्क्वायर, यही तो भाई है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यह ना सेकेंड इक्वेशन मोशन क्या था एस इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ओके। अगर बाई दो कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर देना, ठीक है ना। और इस वीडियो को ना ये जो अगर बाई दो आपको समझने में परेशानी हो तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके आप देख लो, ठीक है ना, आपको समझ में आ जानी चाहिए कि भाई इसका डिराइवेशन कैसा होगा। अब हम डिराइवेशन देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में हम इसे डिराइव करेंगे। ध्यान दीजिएगा बुक में बहुत लंबा चौड़ा इसका मतलब डिराइवेशन है, ठीक है ना, लेकिन इसे हम क्या करेंगे बहुत बस 3 लाइन में इसे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, हटा देंगे, फेंक देंगे। तो पहला हम यह जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, भूल गए, चलो कोई ना, देखो फर्स्ट इक्वेशन मोशन यही था ना v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या ले लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैथ्स में वैसे भी करते रहते हैं हमेशा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़े होगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा a के जगह पे आ गया, ये क्या हुआ b के जगह पे आ गया, तो क्या हुआ a स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर, फिर क्या हुआ बी स्क्वायर तो ए टी का स्क्वायर हो जाएगा तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर 2ab तो 2 हो गया, ए के जगह पे क्या होगा u और बी की जगह पे ए टी हो गया तो 2u ए टी। अब ध्यान दीजिएगा हम क्या किए
तो यू स्क्वायर है लिख दिए, इसमें से हम 2a कॉमन लिए, क्या करेंगे हम 2a कॉमन लेंगे, तो इसमें से 2a कॉमन लेंगे तो a कॉमन आ गया तो बच जाएगा at स्क्वायर, और 2 तो भाई इसमें था ही नहीं तो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं। अब देखो अब आपको डाउट हो रहा है, अरे यार ये कैसे हो गया, तो कोई ना यार यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देखो 2a इंटू at स्क्वायर अपॉन 2 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या a स्क्वायर t स्क्वायर, देखो a स्क्वायर t स्क्वायर है ना, प्लस 2uat, इसमें से हम क्या किए 2a कॉमन लिए तो क्या बचेगा एक a, ये वाला बचेगा u और एक बचेगा ये वाला t, तो बच गया क्या ut। ठीक है, अब इसी चीज को हम लिखेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, और ध्यान देना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद है ना क्या होता था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, भाई ये भी तो वही है ना यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है ना। तो सेकेंड ऑफ इक्वेशन यहाँ पे हम मेंशन कर चुके हैं, रुकिए कलर हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। तो क्या हुआ हम देख रहे हैं, तो सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम मेंशन कर चुके हैं। सेकेंड इक्वेशन मोशन में क्या था यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यहाँ पे उसके बदले हम यहाँ पे एस मेंशन कर दिए, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इस तरह से हमारा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इजी तरह से हम डिराइव कर दिए। तो भाई ये देखने से काम नहीं चलेगा, इस चैप्टर को जब अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसे डिराइवेशन को भी और अच्छे से सीखना है, तो आपको खुद भी कलम और कॉपी लेकर एक बार प्रैक्टिस करना होगा। तो मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो मेरा देखें या किसी और भी टीचर का वीडियो देखें, तो एक पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठें ताकि और अच्छे से आप पढ़ाई कर सको, ठीक है। तो अभी जो भी बातें हम लोग देखें, जो भी बातें हम लोग सीखें, वो कैसा रिप्रेजेंटेशन है, तो वो हमारा भाई रिप्रेजेंटेशन है, जो भी हम देखें अलजेब्रिकली देखें। अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ के बारे में जानना होगा। तो ग्राफ के बारे में जानना होगा, तो भाई ग्राफ होते कितने तरह के होते हैं, तो भाई बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इस पार्टिकुलर चैप्टर में है ना मोशन में हमें क्या करना है, तो ग्राफ को हमें देखना है, ठीक है ना। तो ग्राफ कितने तरह के होते हैं, तो ग्राफ होते हैं 2 तरह के। वैसे भी इस चैप्टर को आप जब पढ़ रहे होंगे या इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि अभी तक 2 ही तरह का ग्राफ आया है, क्या, तो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, और दूसरा जो होता है हमारा होता है स्पीड टाइम ग्राफ, है ना। हम बताए भी थे कि स्पीड अब बोलो या वेलोसिटी बोलो, आगे जाकर हम दोनों सेम ही जैसा एक ही जैसा ट्रीट करेंगे। तो हमारा जो ग्राफ है वो 2 तरह का होता है, क्या होता है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, दूसरा स्पीड टाइम ग्राफ होता है। तो पहले हम गौर करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम क्या देखते हैं, तो एक्स एक्सिस पे हम टाइम को लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस को लेते हैं, है ना। तो हम क्या पाएंगे कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, उसका जो स्लोप हमारा आता है वो बताता है हमारा क्या, स्पीड बताता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे हम लिखा हुआ भी है, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ये क्या करेगा, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। अगर बाय द वे ये स्ट्रेट रहा तो हम बोलेंगे भाई यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर बाय द वे कर्व रहा तो कैसा स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। इस बात को हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें हम डिस्टेंस और टाइम को लेकर चलते हैं, तो इसका उतना ज़्यादा यूज नहीं है, चलो इसे हम आगे बढ़ाते हैं। दूसरा होता है हमारा क्या, स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ, ये बहुत काम की चीज़ है। इसमें हम क्या करते हैं, तो एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, टाइम को लेंगे, वाई एक्सिस पे किसको लेंगे, तो वाई एक्सिस पे लेंगे हम स्पीड को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 तरह के केस में तीन तरह का केस को हम यहाँ पे डील करेंगे। तो पहला क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। जब स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट यानी क्या हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड हो। अगर हमारा यूनिफॉर्म स्पीड है ना, तो ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म स्पीड का स्लोप इस तरह से सीधा आया था, लेकिन अगर स्पीड टाइम ग्राफ की अगर बात करें और यूनिफॉर्म स्पीड हो, डेट मीन्स कांस्टेंट स्पीड हो, डेट मीन्स स्पीड में चेंजिंग नहीं आ रही हो, तो वो जो स्लोप हमारा मिलता है वो एक्स एक्सिस के जस्ट पैरेलल मिलता है। आप सोच के देखो ना यार, सपोज यहाँ पे टाइम है पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, है ना, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड, तो हर सेकेंड में हम क्या देखना है, मान के चलो कि फर्स्ट सेकेंड में इसका स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड में भी तो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड है,
थर्ड में भी क्या था स्पीड इसका 10 मीटर पर सेकेंड, फोर्थ में भी कितना रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड। भाई यूनिफॉर्म स्पीड है ना, तो इसलिए ये जो ग्राफ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन तो रहेगा लेकिन एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा। ओके, पहली बात। दूसरी बात क्या है, तो ये जो हमारा स्लोप है, ये जो स्लोप है, इस स्लोप और एक्स एक्सिस के बीच का अगर सपोज डेट हम एरिया निकालें, है ना, अगर ये एरिया हम अगर इन दोनों के बीच का अगर बाय द वे ये निकाल दें, तो ये जो एरिया रहेगा वो डिस्टेंस ट्रेवल रहेगा। ये बताएगा कि कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के द्वारा या उस पार्टिकुलर बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब जैसे इस बात को हमें देखना है, कैसे पता कर चलेगा कि भाई सही बात है ये, तो हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो टाइम इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो स्पीड इनटू टाइम। अब फिगर से हम इजीली देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं भाई, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है, तो स्पीड हमारा ये जो हमारा स्पीड बता रही है तो OA है ना, और टाइम क्या है OC है ना। तो स्पीड इंटू टाइम तो OA इंटू OC, यहाँ पे हम OA इंटू OC लिख सकते हैं। और अगर जैसे ही हम OA इंटू OC करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा एरिया ऑफ द रिलेटेड रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी, L इंटू बी ही तो हम निकालें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अगर बाय द वे निकालना है तो ये जो स्लोप है और स्लोप और इस एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया हमारा है इसे अगर हम निकाल देते हैं तो डिस्टेंस टेबल हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पहला टाइप का होगा हमारा। अब दूसरा टाइप देखते हैं। अब स्पीड टाइम ग्राफ हम क्या देखेंगे, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो रहेगा जब स्पीड कांस्टेंट रहेगा, स्पीड में चेंजिंग ही नहीं आएगी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है ना, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। जब स्पीड में चेंजिंग ही नहीं आएगी तो एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को लेकर चलेंगे। तो सपोज डेट अब मान के चलो कि कोई ऑब्जेक्ट है ना। अब ऑब्जेक्ट है, अब पहले उसका स्पीड था जीरो, पहले था जीरो शुरुआत में। जैसे जैसे टाइम गुजरते गया स्पीड इसका लगातार यूनिफॉर्म रेट से बढ़ते चला गया, तो कैसा ग्राफ रहेगा, ये वाला ग्राफ रहेगा। यानी कि जीरो से स्पीड गया, तब जीरो से अगर सपोज डेट कोई मान लो कि कोई स्पीड में चला रहा था, कुछ ना कुछ पार्टिकुलर स्पीड, सपोज डेट 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये गाड़ी चला रहा था, ठीक है ना। अब हुआ कि अचानक से इसको और स्पीड चलाने की सूझी, तो क्या करेगा, एक्सेलेटर पे पैर दबाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, अब इसका स्पीड और बढ़ते चला जाएगा। और सपोज डेट जीरो से नहीं, एक पार्टिकुलर स्पीड से भी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, यूनिफॉर्म तौर पे क्या करेगा, अगर स्पीड बढ़ते चला जाएगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो उस केस में इसका ग्राफ कैसा रहेगा, इस तरह से होगा। तो इस केस में अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पार्टिकुलर ट्रेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ द ट्रेंगल क्या हो जाएगा, OPQ। लेकिन इस केस में अगर बाय द वे हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना पड़ेगा, ट्रेपेजियम ऑफ OBCA। अगर इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। हाँ, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन यानी क्या, सपोज डेट यहाँ पे जीरो है तो शुरुआत में कुछ ना कुछ इसके पास स्पीड था, है ना। अब जैसे जैसे टाइम गुजरते गया इसका स्पीड क्या हुआ, घटते चला गया। सपोज ये बंदा ब्रेक लगा रहा है ना, तो जब ब्रेक लगाएगा तो क्या हो रहा है, लगातार इसका स्पीड घटते चला जा रहा है ना। तो ये क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये हो गया। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल यहाँ क्या होता है, फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी यानी कि अब कोई गेंद है, आकाश से ऐसे छोड़ दो तो क्या होगा, ये लगातार गिरते चले जाएगा और इसके स्पीड में लगातार बढ़ोतरी होते चली जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेगा। ठीक है ना। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, मेंशन करना भूल गए थे कि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो भाई मेरे एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होगा, यहाँ पे हम क्या बताया जाता है, आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे फॉर्मूला हम यहाँ पे पहले एक्सेलरेशन का लेते हैं, क्या होता है, v-u/t। और v-u का ये दोनों तो वेलोसिटी है, इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका हो जाएगा मीटर, है ना, पर सेकेंड, है ना। इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। और टाइम का यूनिट क्या होता है, तो ये तो बोलने वाली बात नहीं है, टाइम का भी होता है सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
चलिए इसे हम आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे हम थे वहीं पे फिर से हम चलते हैं। तो इस तरह का हमें ग्राफ मिला। अब ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। इसमें स्पीड लगातार बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, स्पीड घट नहीं रहा है, लगातार स्पीड बढ़ ही रहा है, लेकिन जो बढ़ने का जो रेट होता है ना, वो क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, वो कभी ज़्यादा बढ़ रहा है कभी कम। हाँ ध्यान दीजिएगा, लगातार बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है, लेकिन बढ़ने का रेट जो है वो हमारा यूनिफॉर्म वे में नहीं है, वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म वे में है। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आप अच्छे से अगर वीडियो को फॉलो किए हैं तो ये जो पार्टिकुलर हमारा क्वेश्चन है आप इसे अटेम्प्ट करिए। ठीक है ना, अगर आप इसे अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, और आप खुद को जज भी कर पाएंगे कि भाई हम सही से किए या नहीं किए। तो वीडियो को पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए, नहीं तो फिर हम तो बताएंगे ही बताएंगे। तो वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करते हैं। चलिए अब हम मानकर चलते हैं कि आप ये इस अटेम्प्ट किए होंगे, अगर ठीक है ना, हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो चलिए गौर करते हैं। तो क्या बोला है, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ, इस स्पीड टाइम ग्राफ को आप स्टडी करिए, ठीक है ना, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और क्वेश्चन को आंसर करिए। तो पहला क्या है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओए, ओए से ओए जो हमारा किस तरह का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो तो एक्सेलरेशन बताता है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए ए से बी, चलिए इसे हटाइए, यहीं पे डायरेक्ट ए से बी कैसा रहेगा, तो ए से बी क्या है, एक्सेलरेशन हो रहा है, नहीं ऑफ कोर्स नहीं हो रहा है, ये यूनिफॉर्म स्पीड को दिखा रहा है। हर पार्टिकुलर टाइम में 4 से 10 सेकंड के बीच स्पीड ना तो बढ़ा ना घटा, है ना, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। एक्सेलरेशन का हम क्या जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी कितना था, है ना, कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 6, कितना है, तभी भी 6 मीटर पर सेकेंड है ना। तो क्या हो जाएगा, तो 6 माइनस 6 जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। क्लियर है, लेकिन हाँ स्पीड कैसा है, यूनिफॉर्म स्पीड है, 6 मीटर पर सेकंड शुरू में भी था, बाद में भी है, कितना है 6 मीटर पर सेकंड। बी से सी क्या दिखा रहा है, तो बी से सी दिखा रहा है हमारा क्या, रिटार्डेशन, है ना, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये चूंकि स्ट्रेट लाइन है ना, अगर ये बाई द वे ये कर्व रहता तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन रहता, लेकिन चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्लियर है, चलिए बाकी इस क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगी। तो अभी तक जो भी हम डिराइवेशन देखे हैं वो किस फॉर्म में देखे हैं, किस तरह से हम डिराइव किए हैं, एल्जेब्रिक फॉर्म में, अलजेब्रा का यूज किए हैं, ग्राफ का हम यूज नहीं किए थे। लेकिन अब हम डिराइवेशन देखेंगे किस चीज़ के थ्रू, तो एक ग्राफिकल मेथड होता है उसके थ्रू भी हम इसे डिराइव करके देखेंगे। तो इसे हम क्या करते हैं, डिराइव करने से पहले आपको इस फिगर को समझना होगा। अगर इस फिगर को आप समझ लिए, ठीक है ना, अगर आप इस फिगर को समझ लिए तो आप इस डिराइवेशन को भी बहुत 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 ज़्यादा आराम से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तो याद ही होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, यहाँ पे हमारा लिखा भी हुआ है। तो पहले इस ग्राफ को हम समझते हैं। तो ये ग्राफ दिखा क्या रहा है, तो ये ग्राफ दिखा रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूवमेंट में है ना, मोशन में है, तो उसका कुछ ना कुछ एक पार्टिकुलर टाइम पे शुरुआत में ही कुछ ना कुछ वेलोसिटी था, है ना, हो सकता है 10 मीटर पर सेकेंड हो सकता है 15 मीटर पर सेकेंड हो। फिर टाइम के अनुसार जैसे जैसे टाइम गुजरा वैसे वैसे इसका वेलोसिटी भी क्या होता चला गया, बढ़ते चला गया। ठीक है ना, तो ये ग्राफ जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस ग्राफ को हम देख सकते हैं, यहाँ पे है ओ ए क्या है, यहीं से तो शुरुआत होता है स्पीड का बढ़ना। ठीक है, तो ओ ए को हम यू से भी डिनोट कर सकते हो क्योंकि हमारा फाइनल वेलोसिटी है। और कहाँ तक स्पीड गया, बी तक गया, है ना, आप ई बोलो है ना, आप ओ ई बोलो या बी सी बोलो, तो बात यहाँ तो एक ही है। तो कहाँ तक गया, बी तक गया, तो यहाँ पे क्या होगा, बी सी को आप फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। टाइम कितना ले रहे हैं, तो टी सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या मानकर चल रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट है ना, जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u, है ना, और टाइम लिया t विद एक्सेलरेशन a, और कहाँ तक गया, फाइनल वेलोसिटी v तक गया। तो फिगर के अनुसार हम देख सकते हैं कि जितना AC इक्वल टू AO इक्वल टू u,
जितना ए सी है, ए और सी, वेट सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए डी। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जितना डी सी है उतना ही ए ओ है, कितना है, यू है। इनिशियल वेलोसिटी को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यह ना, यही तो है इनिशियल वेलोसिटी। तो जितना ए ओ है उतना ही डी सी है। ठीक है, और ओके, और बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो हमारा बी सी है ये क्या फाइनल वेलोसिटी है वी। ये सब फिगर में हम देख सकते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं ए इक्वल टू क्या होता है भाई, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंजिंग हुआ, जितना टाइम लगा उसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कहाँ से कहाँ तक चेंजिंग आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कहाँ से कहाँ चेंजिंग आ रहा है, ये बी से लेकर डी तक। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक तो स्पीड इसका फिक्स था, बढ़ना कहाँ से शुरू किया, यहाँ से बढ़ना शुरू किया। तो हम क्या देख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, चेंज इन वेलोसिटी। और टाइम किस हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ए डी। आप ए डी बोलो या ओ सी बोलो, बात तो एक ही है ना। कितना टाइम लगा है, तो कितना हम लेकर चले हैं, टी सेकेंड। ठीक है, तो एक हम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन ए डी। अब ए डी की जगह पे हम टी भी लिख सकते हैं, क्यों, देख सकते हो ना यार, ए डी बोलो ओ सी बोलो, कितना टाइम लिया है, टी। आखिर एक्स एक्सिस तो टाइम को डिनोट करता है, क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी डी अपॉन टी। अब टी इस तरफ है, डिवाइड में इस तरफ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में तो हम लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू ए टी। अब इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आगे भी काम आएगा, ये वाला है ना, बी डी इक्वल टू ए टी, ये हमें ध्यान में रखना है। इसे हम लिख दे रहे हैं वी वी आई। अभी के लिए वी वी आई यार इतना भी बड़ी बात नहीं है, ये आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, फिलहाल आज ही के दिन। तो हम क्या जानते हैं, तो हम लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। जाहिर सी बात है, यहाँ पे देख सकते हैं बी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, तो बी डी प्लस डी सी। अब बी डी इक्वल टू हम प्रूफ कर चुके हैं ए टी, तो लिख दिए ए टी, है ना। और डी सी क्या है भाई, तो डी सी और कुछ नहीं, यू है। देखिए रेड से हम रिप्रेजेंट किए यहाँ पे, रेड है ना, डी सी क्या है हमारा, तो डी सी हमारा है यू। देख सकते हैं जितना डी सी है, ये वाला जो पार्ट है डी सी, है ना, वही है जितना कि ओ है, ए ओ है। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, यू। तो v इक्वल टू ए टी प्लस यू, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दिए, तो v इक्वल टू मिल गया u प्लस ए टी। इस तरह से हमारा पहला जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो डिराइव हो गया। अब हम करते हैं बात सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो फिगर हमारा वही है, फिगर क्या है हमारा, वही है। तो हम जानते हैं कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ में या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपको जो मर्जी करे यार, इसे आप बोल सकते हो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें पता है कि अगर नीचे वाला फिगर का अगर बाई दो हम एरिया निकाल लिए, कहने का मतलब कि स्लोप और एक्स एक्सिस के बीच का अगर बाई दो हम एरिया निकाल लिए, तो क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना है। तो हम यहाँ पे मेंशन यह किए हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द फिगर ए ओ सी बी, ए ओ सी एंड बी। ये पूरा एरिया अगर हम निकालेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल निकल जाएगा। तो ये फिगर का एरिया कैसे निकालेंगे, तो दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट ये हमारा क्या हुआ, ट्रेंगल हो गया, है ना, और दूसरा पार्ट क्या हो गया, ये वाला रेक्टेंगल हो गया। तो हम लिखेंगे क्या कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी डी, ए बी डी, और दूसरा क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी डी, ए ओ सी डी। दोनों के एरिया को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो 1/2 हुआ, बेस कितना हुआ, ए डी। चलिए हम यहाँ पे ये हम ए डी लिख दिए। उसके बाद हाइट कितना हुआ, बी डी, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे हम बी डी भी लिख दिए, ठीक है ना। फिर है प्लस प्लस, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है, ओ सी, है ना, ठीक है। तो और ब्रेथ कितना है, यहाँ पे एओ लिख सकते हो, ठीक है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पे हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, लेंथ इंटू ब्रेथ या ब्रेथ इंटू लेंथ, एक ही बात है, ठीक है ना। तो दोनों को कर दिए, तो ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया और ये हो गया हमारा ट्रेंगल का एरिया, ठीक है। तो दोनों को हम क्या किए, अब सभी जगह पे जो जो वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे। जैसे हाफ कर दिया ए डी को यहाँ पे फिगर पे देखो, ए से लेकर डी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफ कोर्स टाइम, बॉस टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए डी के मतलब हम लिख दिया टाइम। और बी डी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पीछे वाला में बोले थे जिसको वी करने के लिए बी डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए टी। तो यहाँ पे क्या कर दिया हम, ए टी,
पुट कर दिए, फिर प्लस है तो प्लस, फिर ए ओ, फिगर में देखो आप ए ओ क्या है, यू है, तो ए ओ के बदले हम यू लिख दिए। फिर ओ सी है, ओ सी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो ओ सी ऑफ कोर्स टाइम वंस अगेन, तो यहाँ पे हम लिख दिए टी। क्लियर है। अब इसे हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो ये क्या है यू टी, तो यू टी हो गया। फिर क्या है हाफ ए टी इंटू टी, तो हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए क्या प्रूफ हो गया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है। चलिए और भी बस अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही ऑफ कोर्स हम मानते हैं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन जब इतना टाइम अगर आप यहाँ तक स्पेंड कर चुके हो तो थोड़ा सा और सही, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम हम और लेंगे और चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें क्या करना है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब हमें डिस्टेंस निकालना था, है ना, तो क्या किया, इस फिगर को हम मतलब कि इस फिगर का एरिया निकालें। कैसे निकालें, तो तोड़ कर निकालें। कैसे निकालें, तो इस ट्रेंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया, दोनों को हम क्या किए, एडअप कर दिए। दोनों को जैसे ही हम एडअप कर दिए तो क्या मिला हमें, इस पूरे के पूरे ट्रेंगल का एरिया, सॉरी इस पूरे फिगर का एरिया मिल गया, और फिगर का एरिया मिल गया दैट मीन्स डिस्टेंस टेबल मिल गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ट्रेंगल, इस ट्रेंगल और इस रेक्टेंगल का हम अलग अलग नहीं करेंगे, एक ही बार में इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल देंगे पूरे फिगर का। आखिर भाई ट्रेपीजियम तो है ना, ये हो गया पैरेलल साइड्स, है ना। ट्रेपीजियम किसके होता है, जो एक वन पेयर ऑफ साइड क्या हो, पैरेलल हो, तो ये पैरेलल साइड है ना, और ये नॉन पैरेलल साइड है, तो ये ट्रेपीजियम हुआ। तो ट्रेपीजियम का हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, इस पूरे का, फिर भी तो वही रहेगा ना, डिस्टेंस टेबल निकलेगा। तो डिस्टेंस टेबल इक्वल टू हम यहाँ पर लिख चुके हैं, क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा है ट्रेपीजियम भाई, तो ए ओ सी बी। ठीक है। तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, सॉरी ट्रेपीजियम क्या होता है, तो 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन है, ए ओ और बी सी, है ना। कौन कौन है, ए ओ है और बी सी है। ठीक है, तो हम लिख दें ए ओ प्लस बी सी आई इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, ए डी लिखो या फिर ओ सी लिखो, बात तो एक ही बात है। चलिए तो 1/2, अब ध्यान दीजिएगा ये 2 को बार बार हम यहाँ पे इस तरफ नहीं लिखना चाहते हैं, तो 2 को हम क्या करिए, चूंकि इस तरफ मतलब डिवाइड में है तो इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 को इधर से टांग कर इधर कर दिए, तो क्या हो जाएगा, एस था पहले से, तो हो जाएगा ये 2s। तो 2s इक्वल टू क्या मिला हमें, तो ए ओ। अब ए ओ के बदले हम कितना लिख सकते हैं, तो देखो ए ओ कितना है, यू है, तो ए ओ के बदले हम लिख दिए यू। फिर उसके बाद क्या है, बी सी है, तो बी सी कहाँ गया, ये हुआ बी सी। ठीक है, तो बी सी को क्या लिख सकते हैं, तो भाई इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं ना, बी डी प्लस डी सी। तो यहाँ पे लिख दिया हम, बी सी को लिख दिए बी डी प्लस डी सी इंटू यहाँ पे ओ सी है, ओ सी क्या है, टाइम, ओ सी क्या है, ऑफ कोर्स टाइम है, तो क्या हुआ टी, और इसी बात को यहाँ पे हम लिख दिए टी। क्लियर है। तो 2s इक्वल टू यू प्लस बी सी को स्प्लिट किए बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी, उसके बाद इंटू टाइम टी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 2s इक्वल टू यू को हम यूं ही रहने दिए, बी डी इक्वल टू क्या हुआ, ए टी, याद है पीछे वाला, बी डी को हम ये बोले थे ए टी वी वी आई के रूप में, देखो काम आ रहा है ना बंदे। उसके बाद देखते हैं, फिर डी सी है, डी सी क्या हुआ, तो डी सी ऑफ कोर्स क्या है, यू है, अगर ए ओ यू है तो डी सी भी क्या है, यू है, इंटू टी। अब हम क्या करेंगे, तो 2s इक्वल टू, देखो भाई u प्लस यू है, आई इंटू ए टी है। अब देखो u प्लस ए टी क्या होता है, v होता है, कहाँ से, तो याद है कहाँ से आया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी के बदले क्या लिख सकते हैं, u, आपको याद होगा ना, यहाँ पे चलिए आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही चीज हम यहाँ पे लिख दिए हैं, u प्लस ए टी के बदले भी v, और ये पहले से u है तो इसे लिख सकते हैं u प्लस v। अब देखो t, टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, तो फिर से हम आते हैं, हम जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। टी को इधर लाए, ऊपर चला गया a आएगा, नीचे आ जाएगा, तो टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दिए, तो ये u प्लस वी था, तो इसे हम क्या कर दिए v प्लस यू, और ये क्या है v माइनस यू, और a को हम टांग कर इस तरफ ले गए, तो ये क्या हो गया 2as या 2s है। ठीक है ना, इस तरफ डिवाइड है भाई, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई ही होगा, तो 2s है, ज़्यादा तो बड़ी बात है नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो अभी तक नहीं आया है।
तो हम क्या देख रहे हैं, तो ये हो गया v प्लस यू, यह क्या हो गया v माइनस यू, v माइनस यू। अब आप मैथ्स में पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 2a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, एक तरफ एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे। फॉर्मूला है बस सिंपल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बस उसी पे हम क्या करें, यहाँ पे बैठा दिए हैं, तो 2a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये जो हमारा यू स्क्वायर है ये माइनस में है, इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस यू स्क्वायर, और इसको रीअरेंज कर दिए तो क्या हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। कितना सिंपल था, ठीक है ना। अगर बाय द वे नहीं समझ में आया हो तो वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करके इसे आप दोबारा देखो, बिल्कुल फिक्स है, आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आने का कोई चांस ही नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं अपना लास्ट टॉपिक, क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम ज़्यादा नहीं, बस बहुत ज़्यादा ये वीडियो लंबा हो गया, बस 2 से 3 मिनट और, ज़्यादा नहीं इससे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब ये क्या होता है भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है ना, तो इस बारे में हम गौर करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो ध्यान देते हैं, सपोज डैट एक बंदा है, अब इस ट्रैक पे चल रहा है, ठीक है ना, इस ट्रैक पे वो दौड़ रहा है, ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया डी, डी से गया, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो कितना बार डायरेक्शन चेंज किया, 1 2 3 4, जितना साइड है उतना बार डायरेक्शन चेंज किया, तो 4 बार डायरेक्शन चेंज किया। अगर बाई तो वो हेक्सागोनल अगर रहता ट्रैक तो 6 बार करता, ऑक्टागोनल रहता तो 8 बार करता। सपोज डेट अगर क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्न्स भी तो आएंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा, तो वही तो होता है हमारा सर्कुलर ट्रैक। यानी कि सर्कुलर मोशन क्या हुआ कि हर एक सेकेंड में ये अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है भाई, तो ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यानी कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक सेकेंड में, हर एक पार्टिकुलर टाइम में, वो टाइम इंटरवल हम चाहे कितना ही छोटा क्यों न ले, है ना, ये हर एक पार्टिकुलर टाइम में ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम क्या किए, एक थ्रेड लिए, है ना, और उसमें एक हम बांध दिए स्टोन, अब उसको ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं, नचा रहे हैं। सपोज डेट यहाँ से ये थ्रेड टूट जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये इधर की ओर फेंकाएगा, है ना। अगर भाई तो यहाँ से थ्रेड टूटता तो इधर की ओर चला जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पे था तो इसका डायरेक्शन कितना था, सीधे, है ना। जब यहाँ पे था तो इसका डायरेक्शन क्या था, कहाँ था, इधर की ओर। हाँ, अब ये अलग बात है कि सर्कुलर ट्रैक ये भी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इस थ्रेड के कारण, इस थ्रेड के द्वारा टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो जिसके कारण ये क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट हो रहा है, जिस कारण ये सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। तो ओवरऑल बात ये आ रही है कि ये क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। अगर इसका स्पीड फिक्स है, बिल्कुल एक ही स्पीड से चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि अब ये है, अब ये मान के चलते हैं कि ट्रैक में ये महिला भाग रही है ना। इंडिया में पीटी उषा नाम बहुत ज़्यादा नाम की, अब पता नहीं इस देवी जी को क्या पार्टिकुलर नाम है, ये मुझे भी नहीं पता है। सपोज दैट ये एक सर्कुलर ट्रैक में मूव करिए, अगर इनका स्पीड नहीं बढ़ रहा है नहीं घट रहा है, एकदम बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से अगर सर्कुलर ट्रैक में मूव करें तो इसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, इसी मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जांपल के तौर पे अब अर्थ है, सन के चारों तरफ क्या होता है, ये रिवॉल्व करता है, तो किस मोशन के थ्रू, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के थ्रू। हाँ, आप जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चला कि एक्चुअली में ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होता है, लेकिन अभी के लिए हम इसे मान लेते हैं, ठीक है। और सपोज ये बच्चा वाला खिलौना है, अब ये पटरी पे ऐसे मूव कर रहा है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से अगर मूव करेगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रही है, तो उसका स्पीड क्या कहलाएगा, तो स्पीड इक्वल हम जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। अगर एक चक्कर t सेकंड में लगाया हो तो एक चक्कर का लंबाई कितना हुआ, ऑफ कोर्स इसका सर्कमफरेंस 2 पाई r, और टाइम कितना लगा t, तो क्या हो गया 2 पाई r बाई t, और ये क्या हुआ स्पीड, ठीक है। चलिए, तो अब ध्यान दीजिएगा, पहले तो ये हम बताना चाह रहे हैं, थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक इतना टाइम आप अपना प्रीसियस टाइम यहाँ पे दिए हैं तो ध्यान दीजिएगा।
अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी है या फिर आप कोई स्पेशल टॉपिक पे अगर आप वीडियो हमसे चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये दोनों नंबर भी हैं, है ना। ये हमारा एस प्रकाश क्लासेस से रिलेटेड संपर्क साधने का ये एक तरीका हो गया, ये व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए हम विदा मांगते हैं। और हाँ, ये हमारी पहली वीडियो थी, अगर बाई द वे कुछ अशुद्धियाँ रह गई हो, कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा। अगली बार से हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देकर वीडियो बनाएंगे। ओके। और कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं या कोई भी स्पेसिफिक चैप्टर से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हम और हमारी टीम पूरी तरह से अब तैयार है आपको ये सुविधा मुहैया कराने के लिए। हाँ, अगर आप के लायक और वीडियोज आते हैं और आपको इस चैनल से बेनिफिट होता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे ये मुझे बोलने का तो मूड है नहीं, बस ऐਵੇਂ ही बोल दिए। चलिए, धन्यवाद, बाय, हैव अ नाइस डे।